मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दहाई में अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए भारत पहुंच चुका हूं। कहानी को मज़ीद सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहें। अब चलते हैं कहानी की तरफ। मैं शराब खाने से निकलकर रक्शे पर बैठ गया और होटल की राह वो क्लर्क जिसका नाम अशोक सिन्हा था होटल की लॉबी में मेरा मुंतजिर था। मैं उसे हमरा लेकर अपने कमरे में आ गया। शराब खाने में मैंने हमरा लाई हुई बोतल खोली और उसे एक पैक बनाकर दिया। मैंने उसे कहा कि अगर इंसान इंसान के काम ना आए तो क्या जानवर और परिंदे काम आएंगे। मैंने उसे कहा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आमदनी है, बम्बई में रिहाइश है, कारोबार बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ, पंजाबी हूँ और ज़ात पात पर यकीन नहीं रखता, इंसान दोस्त हूँ, तुम्हें परेशान देकर ना रह सका और तुम्हें यहाँ बुला लिया। अब साफ साफ बताओ किस बात ने तुम्हें परेशान कर रखा है। जो कुछ भी मेरे बस में हुआ मैं तुम्हारे लिए करूँगा। शराब के नशे में अशोक जबत के सारे बंधन तोड़ बैठा और धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा रोए, क्योंकि दुख में रोने से ना सिर्फ सुकून मिलता है बल्कि ढारस भी मिलती है। मैं अशोक के करीब बैठ गया और कहा, मर्द रोया नहीं करते, तुम भी मर्द हो और फौजी भी हो, तुम्हें तो हरगिज रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी परेशानी को दूर करने की तदबीर करनी चाहिए और फिर मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। उसे तसल्ली दी तो वो बोला, साहेब मेरे पिता स्वर्गवास हो चुके हैं, मेरी 3 बहनें हैं और सिर्फ इस वजह से किसी की भी शादी नहीं हो पाई। मेरी आमदनी इस कदर नहीं कि जहेज दे सकूं। सबसे बड़ी बहन की एक जगह सिगाई हुई 2 साल हो चुके हैं, लेकिन महज जहेज ना होने की वजह से फेरे नहीं हो पाए। अब लड़के वालों ने सगाई तोड़ने की धमकी दी है। माताजी इस गम में घुल घुल कर बीमार हो चुकी हैं। मैंने हर तरह से कोशिश करके देख लिया है, लेकिन कहीं से रकम का इंतजाम नहीं हुआ। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम करने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी बहन की सगाई टूटते नहीं देख सकता। उसकी दुख भरी कहानी बर्रे सगीर के 80% घरानों की दास्तान थी। लाखों लड़कियां जहेज ना होने की वजह से शादी की उम्र को अबूर करके बूढ़ी हो चुकी हैं। वालदैन की मजबूरी को लड़के वाले सुनना भी पसंद नहीं करते और लड़के का बाकायदा भाव ताव करके उसे ब्याहते हैं। और जिन लड़की वालों के पास देने को कुछ नहीं होता वो झूठी आस लगाए बूढ़ी हो जाती हैं, और जो ज़रा मॉडर्न जहन रखती हैं वो घर से भाग जाती हैं और उनका अंजाम बिल आखिर उस कैबा खाने में होता है। मैंने अशोक से पूछा कि उसे कितनी रकम की ज़रूरत है। उसने कहा, बड़ी बहन की शादी के लिए अगर उसे 25,000 मिल जाएं तो वो बाआसानी फर्ज से सबदूश हो सकता है। मैंने उसे कहा कि अगर उसे 25,000 मिल भी जाए तो वो सिर्फ एक बहन की जिम्मेदारी ही पूरी कर सकेगा, दूसरी 2 बहनों की जिम्मेदारी तो फिर भी उस पर बाकी रहेगी। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मुझे भी एक मुखलस दोस्त की तलाश है और शायद तुम ही ऐसा दोस्त साबित हो सकते हो। बहरहाल फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी इस मजबूरी में तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। मैंने उसे कहा कि बम्बई में हमने एक क्लब बनाया हुआ है जिसके मेंबर सिर्फ गैर शादीशुदा मर्द और औरत ही बन सकते हैं। इस क्लब में हम हर तबके के लोगों को मेंबर बनाते हैं और उनके लिए ना सिर्फ मौजू रिश्ते तलाश करते हैं बल्कि शादी के वक्त भरपूर माली अनाथ भी करते हैं। तुम्हारी बड़ी बहन की शादी के लिए अपनी तरफ से और क्लब की तरफ से पूरे 25,000 का बंदोबस्त कर दूंगा, बल्कि तुम्हारी दूसरी 2 बहनों के लिए भी क्लब की मदद से मौजू रिश्ते तलाश करूंगा। मैंने उसे खासी तसल्ली दी और फिर अचानक जैसे कुछ याद आ गया हो उसे कहा कि बहुत सारे फौजी भी हमारे क्लब के मेंबर हैं और इन मेंबरों में जहां तक मुझे याद है कि टैंक रेजिमेंटों के कुछ जवान और अफसरान भी शामिल हैं। फिर याददाश्त पर जोर देते हुए कहा कि जहां तक मुझे याद है टैंक की ही किसी रेजिमेंट का एक जवान जो हमारा मेंबर था वो यहाँ ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आया था। उसकी एक बहन की शादी भी इसी वजह से रुकी हुई थी
وہ غالباً پنجاب کے علاقے کا تھا اور ہمارے کلب کی دلی کی شاخ سے ممبر بنا تھا۔ اس کی بہن کی شادی بھی ہمارے کلب کی اناج سے ہوئی تھی۔ کلب کے قواعد و ضوابط کے مطابق اس نے کلب سے حاصل شدہ رقم نہایت معمولی اقساط میں واپس کرنی تھی۔ 2-3 اقساط کی ادائیگی کے بعد اس نے پھر رابطہ نہیں کیا۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اس کا نام اور رجمنٹ ذہن سے نکل گئی ہے، اس کا نام اور رجمنٹ ذہن سے نکل گیا ہے، لیکن اس کا نام سامنے آتے ہی میں فوراً پہچان لوں گا۔ اس سے رابطہ کر کے اس سے بقایا اقساط کی ادائیگی کا تقاضا کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ مالی انعام حاصل کرنے والے اگر اقساط کی ادائیگی بھی بند کر دیں تو اس نیک مقصد کے لیے کلب آخر کیسے چل سکتا ہے؟ میں نے دوبارہ کہا کہ اگر نام اور رجمنٹ کی لسٹ سامنے ہو تو میں اسے پہچان لوں گا۔ اشوک کو اپنی مشکل حل ہوتے نظر آ رہی تھی اور اس کے لیے اسے میری خوشنودی کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا، صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے تو خلاف ضابطہ اور قانون کے مطابق پکڑے جانے پر میرا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی مکمل فائل جو کہ میرے دفتر کے ایک کلرک کے پاس ہے کسی طرح سے حاصل کر کے کل رات آپ کو ہوٹل میں لا دوں اور آپ اس سے اپنا مطلوبہ شخص کو تلاش کر لیجئے گا۔ اگلی صبح دفتر کے وقت سے پہلے وہ فائل آپ مجھے واپس دے دیجئے گا، اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کیجیے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے رخصت کرتے وقت 1000 روپیہ اس کی جیب میں ڈال دیا۔ اس فائل کا حصول میرے لیے کسی جیک پاٹ سے کم نہ تھا اور اشوک کو میں نے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ دوسرے دن میں اے ڈی او ایس کے دفتر گیا اور اے ڈی او ایس سے ملا۔ لیفٹیننٹ کرنل گپتا اے ڈی او ایس تھا اور میں اس سے پہلے روز ہی مل چکا تھا۔ میں نے اسے کہا، مجھے یہاں آئے کئی روز ہو چکے ہیں اور میری چائے کے سیمپل ابھی تک آپ کے دفتر میں ہی پڑے ہیں۔ میں بمبئی کی پر رونق زندگی سے دور یہاں ہوٹل میں ایک طرح سے مقید ہو چکا ہوں اور بہت بور ہو رہا ہوں، اس لیے آپ میرے سیمپل متعلقہ لوگوں تک بھجوائیں تاکہ جلد کچھ نہ کچھ فیصلہ تو ہو سکے۔ اے ڈی او ایس سے میری ساری گفتگو انگلش میں ہوتی تھی۔ وہ میری شخصیت، لباس اور نپی تولی انگریزی سے متاثر ہوا یا اس کے پیش نظر بھی نوٹوں کی چمک تھی۔ اس نے میرے سامنے اپنے دفتر کے ایک کلرک کو میرے سیمپل لنگر بھجوانے کا آرڈر دیا اور پھر مجھے کہا کہ یہ محض ایک رسمی کارروائی ہے کہ سیمپل لنگر میں استعمال کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ میں بغیر لنگر میں بھیجے بھی فیصلہ کر سکتا ہوں اور جہاں تک تمہاری بوریت کا سوال ہے تو کل شام تم میرے مہمان ہوگے اور میں تمہیں اپنے ہمراہ آفیسر میس میں لے چلوں گا۔ میں نے کرنل گپتا کا شکریہ ادا کیا اور اس سے اجازت لے کر اس کے دفتر میں کلرکوں کے پاس آ گیا۔ شام سے کچھ دیر گپ شپ کی۔ اس نے بتایا کہ کرنل گپتا نے آپ کے سیمپل لنگر میں بھجوانے کا آرڈر کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسی سے مل کر آ رہا ہوں۔ اب چونکہ ہمیں جلد از جلد کام کرنا ہے اسی لیے مجھے کیمپ کمانڈر کے دفتر لے چلیں۔ وہاں جانے کا عذر میں نے یہ بتایا، چونکہ میرے سیمپل لنگر میں جا رہے ہیں اسی لیے شاید آج یا کل وہاں استعمال کیے جائیں گے۔ کیمپ میں رہنے والے لنگر کے متعلق کچھ شکایات ڈائریکٹ لنگر میں نہیں کر سکتے بلکہ اپنے سینئرز کے ذریعے کیمپ کمانڈر سے بھی کر سکتے ہیں۔ کیمپ کمانڈر کا دفتر اس شکایت کی چھان بین کرنا ہوتا ہے اور یہ فوجی ڈسپلن کا لازمی حصہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شام مجھے ہمراہ لے کر کیمپ کمانڈر کے دفتر چلا گیا۔ میں اشوک سے ملنا چاہتا تھا۔ اشوک نے مجھے دیکھا اور مجھے اس کے چہرے پر ایک اطمینان نظر آیا۔ اس نے آنکھوں میں ہی مجھے جتا دیا تھا کہ کام ہو گیا ہے۔ وہاں رسمی بات چیت ہی ہوئی۔ شام نے ایک دوسرے کلرک کو کہا کہ ان کے سیمپل آج لنگر میں بھجوائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شکایت وہاں سے آئی تو مجھے بتا دینا۔ یہ دوسرا کلرک وہی تھا جو گزشتہ رات شام اور اشوک کے ہمراہ آیا تھا۔ وہاں سے جب ہم واپس لوٹنے لگے تو کیمپ کمانڈر سے اچانک آمنا سامنا ہو گیا۔ شام نے اسے سلوٹ کیا۔ میری طرف سے اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کرایا۔
अपने अहमद नगर आने की वजह बताई और कहा कि मेरी चाय के सैंपल आज लंगर में भेजे जाएंगे। हम दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे। कॉलरों पर सुर्ख पट्टी लगाए और कैंप कमांडर की पोस्ट पर मुतय्यन अकड़ा हुआ फुल कर्नल, जो मुझे एक मामूली क्लर्क के हमरा देखकर कुछ खुश ना हुआ और बोला कि अगर आप मुझसे मिलने आए हैं तो मेरे दफ्तर आ जाएं। मैंने शाम को इशारा किया और कर्नल के पीछे उसके दफ्तर में दाखिल हो गया। बहुत सजा सजाया दफ्तर था। कर्नल ने मुझे बैठने को कहा। मैं चाहता था कि कर्नल को भी मुतासर कर लूं। मैंने उसे कहा कि कर्नल साहब, मैं 2 मरतबा आपसे मिलने यहाँ तक आ चुका हूँ, लेकिन आप दफ्तर में मौजूद ना थे। मेरी चाय टेस्ट के लिए ईडीएस के ऑफिस से लंगर तक पहुँच चुकी है। असूलन मुझे पहले आपसे मिलना चाहिए था, क्योंकि सारे कैंप और उसमें रहने वाले ऑफिसर और जवानों के आप इंचार्ज हैं और उनकी मुकम्मल देखभाल आपके ज़िम्मे है। आपके दफ्तर तक आने के लिए मैंने एडीओएस के एक क्लर्क को हमरा लिया, क्योंकि मुझे मालूम हुआ था कि आपके दफ्तर में आने और आपसे मिलने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है। मैं यहाँ होटल में ठहरा हुआ हूँ और ज़्यादा दिन यूं ही नहीं रह सकता, इसलिए यह शॉर्टकट इस्तेमाल किया है। उसके साथ ही मैंने अपना बिजनेस कार्ड कर्नल को पेश किया। मौसम अभी खासा गर्म था। कैंप के राउंड की गर्मी कमरे में लगे एयर कंडीशन ने कम कर दी थी और कर्नल भी ठंडा हो चुका था। बगैर अपॉइंटमेंट के आने की जब मैंने दोबारा माजरत की तो कर्नल ने मुझसे पूछा कि मैं चाय पीऊँगा या कॉफ़ी। मैंने कहा चाय, अगर आप मेरे चाय के सैंपल से चाय बनवाएंगे। मेरे ब्रीफकेस में 2 सैंपल के पैकेट पड़े थे, वो दोनों निकाल के मैंने मेज पर रख दिए। कर्नल ने अपने बैटमैन को बुलाया और उसे मेरी दी हुई चाय बनाने को कहा। थोड़ी ही देर में चाय बनकर आ गई। कर्नल ने चाय का घूंट लिया तो पूछा कि इसके दाम क्या हैं। मैंने कीमत बताई। चाय का कप ख़त्म करते ही उसने इंटरनल फ़ोन पर लंगर इंचार्ज को फ़ोन किया और कहा, आज जो नई चाय तुम्हारे पास आ रही है वो मैंने पी है, मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। चंद लम्हे इधर उधर की बात करने के बाद मैंने उससे इजाज़त चाही। चलते चलते कहा कि कल मैं कर्नल गुप्ता के हमरा ऑफिसर मेस में आ रहा हूँ। उम्मीद है वहाँ आपसे भी मुलाकात होगी। कर्नल मल्होत्रा ने असबात में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यंग मैन, यू लुक लाइक एन ऑफिसर, सो ट्राई टू रिमेन उमंग ऑफिसर। मैंने दोबारा उसका शुक्रिया अदा किया। कर्नल मुस्कुराते हुए बोला, मेरी ट्रांसपोर्ट तुम्हें होटल तक छोड़ आएगी। 10 मिनट के अंदर एक जीप दफ्तर के सामने आन रुकी। उस पर बैठकर मैं अपने होटल आ गया। कर्नल मल्होत्रा और कर्नल गुप्ता को क्या मालूम, जो काम उनके दफातर के क्लर्क मेरे लिए कर रहे थे वो किसी सूरत भी उमंग द ऑफिसर रहने से नहीं हो सकते थे। होटल आकर मैंने खाना खाया और रात को अशोक से मिलने वाली फाइल के ख्यालों में गुम हो गया। शाम 7 बजे के करीब अशोक ने रिसेप्शन से मुझे फ़ोन किया। मैंने उसे कमरे में आने का कहा। वो सिविलियन लिबास में था और उसके एक हाथ में हैंड बैग था। मैंने गुज़श्ता रात की बची हुई शराब उसके सामने रखी। वो खासा घबराया हुआ लग रहा था। उसने बगैर पानी के शराब का आधा गिलास चढ़ा लिया। हैंड बैग खोल कर उसने 2 फाइलें निकाल कर मुझे दी और कहा, एक फ़ाइल में गुज़श्ता 8 माह में आने वाली रेजिमेंटों और ट्रेनिंग के बाद उनके वापस जाने की तफसील मौजूद है और दूसरी फाइल में हर रेजिमेंट के ट्रेनिंग लेने वाले जवानों और अफसरों के नाम दर्ज हैं। उसने मेरी आंखों में गहराई तक झांकते हुए कहा कि इन दो फाइलों से आप जो मालूमात हासिल करना चाहें वो कर सकती हैं। मैं ये फाइलें एक क्लर्क की अलमारी से चुरा कर लाया हूँ। मैं अब जाता हूँ और सुबह 7 बजे से पहले यहाँ आकर ये फाइलें आपसे ले जाऊँगा। अब ये याद रखिएगा कि मैंने ये फाइलें निकाल कर एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। अगर पकड़ा गया तो सख्त सज़ा हो सकती है। मैंने ये सारा खतरा महज अपनी बहनों की शादी के लिए मोल लिया है। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि ये फाइलें
تمہاری حفاظت میں تو نہیں تھیں۔ ان کے متعلق اگر کسی کو پتہ بھی چل گیا تو متعلقہ کلرک ہی پھنسے گا اور کل صبح تو تم انہیں واپس لے ہی جاؤ گے۔ میں نے اسے 2000 روپے دیے اور کہا کہ جلد از جلد اس کے لیے روپیوں کا انتظام کروں گا۔ اشوک نے باقی شراب بھی گلاس میں انڈیلی اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ اتنی پینے کے باوجود وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ وہیں چھوڑا اور صبح 7 بجے آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔